हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एनसीईटी 2025 का पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे, वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का। ये एग्जाम शिफ्ट 1 में हुआ था, जो कि 9 AM टू 12 AM तक हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। मीन्स आपको जो भी पैसेज दे रखे हैं और इनके नीचे जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, इन पैसेज के थ्रू आपको पढ़ के आंसर देना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लें। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को पॉज करके आपने पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड सुधा मूर्ति वाज एन ऑथर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। मीन्स आपको क्या बताना है कि जो भी इसमें फिलेंथ्रोपिस्ट है, इसका आपको बताना है कि इसका अदर मीनिंग क्या होगा। जो भी आपको ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखे हैं, वन हु सपोर्ट अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, one who supports sick people, one who supports children, one who helps and support the needy and less well of people, and one who supports government। मीन्स आपको फिलेंथ्रोपिस्ट का अगर आपको मीनिंग पता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्या है, A philanthropist is a person who seeks to promote the welfare of others, especially by the generous donation of money to good cause। मतलब जो अमीर बंदे होते हैं, वो जो भी गरीब बंदे होते हैं, जो नीडी होते हैं, उनको वो डोनेशन या मदद करते हैं। ऐसे करके वो मदद करते हैं, मतलब गरीब लोगों को मदद करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, वन हु सपोर्ट अंडर प्रिविलेज पीपल। तो ये क्या है कि जो भी प्रिविलेज पीपल है, मतलब जिनको कुछ दिक्कतें हैं, उनको वो मदद करते हैं। तो ये फिलंथ्रोपिस्ट का असली मीनिंग है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ए राइट है। उसका से बात करें, वन हु सपोर्ट सिक पीपल। तो सिक पीपल में ये इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि सिक पीपल मतलब अमीर भी होते हैं जो भी बीमार पड़ते हैं, या गरीब होते हैं वो भी बीमार पड़ते हैं। लेकिन फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, जो गरीब होते हैं, सिक पीपल होते हैं, वो उन्हीं को बोलते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद से हम थर्ड की बात करें, आपका ए राइट है, बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, वन हु सपोर्ट चिल्ड्रेन। तो सपोर्ट चिल्ड्रेन अमीर बच्चे भी होते हैं, गरीब बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो फिलंथ्रिस्ट कौन होते हैं, जो गरीब बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जिनको नीड जरूरत है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी की बात करें, वन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट द नीडी एंड लेस वेल ऑफ पीपल। मतलब जिसको जरूरत है उनको मदद करते हैं, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन डी ये भी सही हो जाएगा। और लास्ट की बात करें, वन हु सपोर्ट्स गवर्नमेंट। तो ये तो आपका गलत है। तो चलिए अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड डी। तो ये कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो भी इसी पैसे से रिलेटेड है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें क्या देख रखा है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, रीड केयरफुली एंड डेट गिवन लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मतलब जो भी आपके पैसेज है उनमें आपको डेट दे रखे हैं, आपने पढ़ा होगा तो डेट दे रखी होगी, ईयर 1915, इसमें इनको क्या बर्थ हुआ था, या पद्म भूषण कौन कौन से अवार्ड मिले थे, ये आप उसको पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है 19 अगस्त 1950 में इनका डेट ऑफ बर्थ था। तो ये आपको बस मैच करना है कि इनमें क्या क्या हुआ था। तो चलिए हम इसको मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ईयर 1950 में क्या हुआ था, तो उनका बर्थ हुआ था, ए का 4। ये आप इसको अच्छे से रीड करेंगे पैसेज को, तो ये सारी चीजें आप फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद से बी की बात करें, ईयर 2006 में क्या हुआ था, तो उनको पद्मश्री मिला था। उसके बाद से बात करें सी की, ईयर 2023 में इनको क्या मिला था, तो उनको पद्म भूषण मिला था। और ईयर 2024 डी की बात करें तो डी में क्या हुआ था उनको, तो डी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा उनको इलेक्ट किया गया था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी इस पैसे से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, रीड द गिवन क्वेश्चन एंड सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ आंसर दैट फॉलो। मींस व्हाई वाज सुधा मूर्ति अवार्डेड पद्म भूषण अवार्ड। ऑप्शन क्या दे रखा है, सुधा मूर्ति वाज अवार्डेड पद्म भूषण अवार्ड बिकॉज। आपको बताना है कि सुधा मूर्ति को पद्म भूषण अवार्ड क्यों मिला। तो ये क्वेश्चन 3 के ऑप्शन नंबर 2, शी हैड डन ए लॉट ऑफ सोशल वर्क एंड सपोर्ट कॉज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसी पेशे से रिलेटेड है। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन। आपको जो भी दे रखी है इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। आप पैसेज को पढ़े होंगे तो आप अच्छे से चूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्या है,
सुधा मूर्ति इज एन ऑथर एंड फिल्म थ्रिस्ट, तो ये आपको पता ही है, तो फर्स्ट लाइन में ही दे रखा था, तो ये आपका जो भी स्टेटमेंट दे रखा है ये आपका सही है। उसके बाद से बात करें, सुधा मूर्ति हैज बीन अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन 2023, नहीं, पद्मश्री नहीं मिला था इनको, तो ये आपका रॉन्ग है। सुधा मूर्ति वाज कौन फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड फाउंडेशन, नहीं, वो को फाउंडर नहीं थे, वो उनकी नींव रखी थी, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, तो ये भी आपकी गलत है। सुधा मूर्ति वाज अवार्डेड आर के नारायण अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 2006, हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और लास्ट है, सुधा मूर्ति वाज नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं ये तो गलत है, वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए एंड डी ओनली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर टू योर पेरेंट्स दे लेटर में एंड विद, मतलब आप अपने पेरेंट्स के पास मेल लिखते हैं जिसको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, तो उसमें आप जो भी लास्ट में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, योर ओबीडियंटली, ये तो हम फॉर्मल लेटर के लिए यूज करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। योर सिंसियरली, ये भी हम फॉर्मल लेटर के लिए यूज करते हैं, जो भी स्कूल वगैरह या कोई भी गवर्नमेंट यूज के लिए हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं। योर फेथफुली हम उसी में लिखते हैं, लेकिन योर अफेक्शनेटली किससे लिखते हैं, जब हम किसी से अपने पेरेंट्स से प्यार वगैरह की बात है, ये अफेक्शन होते हैं, तो हम इसमें ये लिखते हैं, तो योर अफेक्शनली जो कि पेरेंट्स वगैरह को हम लेटर लिखते हैं, ये इन्फॉर्मेटिव लेटर में ज्यादातर यूज होते हैं, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मुरल आर्ट वर्क इज डन ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये मुरल आर्ट एक आर्ट है जो कि वॉल पे किया जाता है, जो भी फिक्स वॉल होती है उस पे ये किया जाता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, लिस्ट वन में आपको कुछ बुक्स दे रखे हैं और उनके कौन कौन से ऑथर थे आपको बस ये मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है गीतांजलि, तो गीतांजलि किसने लिख रखा था, ये तो आपको पता ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद से गोदान, गोदान की बात करें तो ये किसके ऑथर है, तो ये है प्रेमचंद। सी है शिव मदर इंडिया, ये क्या है, कैथरीना मायो। और डी है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये तो महात्मा गांधी। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट टाइगर विजन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनका, आपने अगर उनके बारे में कोई भी थ्योरी वगैरह पढ़ी होगी तो उनका एजुकेशन से रिलेटेड क्या विजन था, वो आपको बताना है कि क्या क्या वो सोचते थे एजुकेशन से रिलेटेड। फर्स्ट बात करें, गोल ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इंडिविजुअल एंड रियलाइज द पोटेंशियल, हाँ ये तो एकदम सही है, वो ऐसे एजुकेशन को देखते थे कि इंडिविजुअल का जो भी पोटेंशियल है वो उनको जानना चाहते थे, तो ऐसे वो उनका गोल था। सेकंड देखते हैं, एजुकेशन फोस्टर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट स्पिरिचुअल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, हाँ वो ऐसा सोचते थे कि जो भी एजुकेशन है वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब स्टूडेंट का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो ये भी आपका स्टेटमेंट राइट है। थर्ड है, इनविजन एजुकेशन एज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस रूटेड इन नेचर एंड कल्चर, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो भी एजुकेशन हो वो होना चाहिए और जो भी कल्चर से रिलेटेड हो वो उनसे जुड़ा रहना चाहिए, तो ये आपका स्टेटमेंट सी भी सही है। लास्ट की बात करें, वो बेसिक एजुकेशन, मतलब बस वो बेसिक एजुकेशन के पढ़ लिया कर लिया ऐसे पर वो विश्वास नहीं करते, तो आपका पूछा डज नॉट रिप्रेजेंट, तो आपका डी नॉट रिप्रेजेंट करते थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, मतलब वो नॉट रिप्रेजेंट पूछ रहा है, मतलब कौन सी गलत है, तो ये बेसिक एजुकेशन उनके विजन पे नहीं आती थी, तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द ब्रह्मशा पेंटिंग कंप्राइजेज ऑफ, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ब्रह्मशा पेंटिंग क्या होती है, एक ये राजस्थानी पेंटिंग होती है, इसमें कंप्राइज कितने होते हैं, तो आपको एक ये पेंटिंग होती है जिसमें 12 फोलियोज होते हैं। अगर ये एक रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको इस क्वेश्चन को लीव करना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, यहाँ पे आपको ए बी सी एंड डी को फाइंड करना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज दे रखे हैं, जैसे मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, और कॉन्जुगेटिव मैक्रोनिज्म, मतलब मलेरिया के लिए जो मैक्रोनिज्म है वो कौन सी होती है, यहाँ पे ए की तरह आपको बताना है कि ए क्या होना चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपको बी बताना चाहिए कि ये मलेरिया क्यों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है। और हेपेटाइटिस बी में आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना है कि सी, ये क्या होना चाहिए। और सिट्रस कैंकर में आपको बताना है कि ये मैक्रोनिज्म कौन सा होना चाहिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो मलेरिया की अगर हम बात करें, पॉजिटिव मैक्रोनिज्म कौन सा होना चाहिए, तो ये आपका होता है प्रोटोजुआ। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 में तो वायरस दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं। बैक्टीरिया दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो आपका
प्रोटोजुआ इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो दोनों में चांसेस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मलेरिया के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो ये मॉस्क्यूटो, ये तो आपको पता ही होगा कि फीमेल मॉस्क्यूटो के काटने से मलेरिया फैलती है। तो ये आपका बी, ये भी दोनों ऑप्शन 3 और 4 दोनों भी सही जा रहे हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो कॉज ऑफ माइग्रेशन वायरस है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 की क्या होगी, तो ये आपका वाटर ही होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब लास्ट बच गया सिट्रस कैंकर, डी क्या होगा, कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है डी, तो ये आपका होता है एक बैक्टीरिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS intersect at O if angle QPR 60 degree and angle QSR 50 degree, then angle POQ बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपको पैरेललोग्राम है उसको आपको ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा होगा, ये आपका पैरेललोग्राम होगा, ये जो भी इसके डायगोनल है वो आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, यहाँ पे आपका हो गया O, ठीक है। चलिए इसका हम नेम करते हैं, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका S। और जो भी डिटेल दे रखी है वो पहले फिलअप कर लेते हैं। एंगल QPR मतलब Q, P और R, ये आपकी एंगल दे रखी है 60 डिग्री, ये आपकी हो गई 60 डिग्री। एंड एंगल QSR, QSR की बात करें तो ये हो गया QSR, ये आपकी दे रखी है 50 डिग्री, ये हो गई आपकी 50 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, देन एंगल POQ मतलब POQ आपको अब फाइंड करना है। कौन सी एंगल, आपको ये एंगल फाइंड करने की, ये एंगल आपका क्या होगा, ये आपको फाइंड करनी है। तो जैसा कि आपको पता होगा पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ये जो भी ये साइड होती है ये इसकी पैरेलल होती है, तो ये इसकी पैरेलल होती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आपका 50 डिग्री दे रखा है, ये जो है आपका 50 डिग्री दे रखा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका ये भी हो जाएगा, जो भी ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन फिल बन गया। जब आपकी एक एंगल 50 डिग्री हो गई और एक हो गई 60 डिग्री, तो अब आपको क्या करना है, बस ऐड करना है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और जो आपको फाइंड करना था उसको आप x मान लें। और आपको पता होगा कि एक जो ट्रेंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं POQ एक ट्रेंगल बन रहा है, तो कोई भी एक ट्रेंगल की टोटल सम ऑफ एंगल कितने होती है, तो वो होती है आपकी 180 डिग्री। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपकी आ जाएगी 70 डिग्री। तो अगर आप ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको दे रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट फीचर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 2030। अगर आपको जनरल नॉलेज होगी जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2030 में क्या थे, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आपका, चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, नहीं ये 2020 से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद से बात करें तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी नहीं है। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये है। उसके बाद से बात करें डी पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये भी नहीं है। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, C&E, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मतलब आपको यहाँ पे लिस्ट 1 में थिंकर के नाम दे रखे हैं, आपको लिस्ट 2 में नेम ऑफ बुद्ध दे रखी है, आपको इसको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट है सर्वपल्ली राधा कृष्णन, क्वेश्चन नंबर 13 का ए मैच करना है सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो इसका क्या होगा, ए का आपका हो जाएगा लिविंग विथ अ पर्पस, ए का 4। उसके बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा द होम एंड द वर्ल्ड। सी की बात करें श्री अरविंदो, तो इसका क्या हो जाएगा, ए लाइफ डिवाइन। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये हो जाएगा वर्तमान भारत।
तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि जो डी ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि वो कौन से एलिमेंट को कंटेन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्या है, इन विच 4f ऑफ द ऑर्बिटल्स आर फिलेड। मतलब 4f मतलब ये क्या होगा, तो ये डी ब्लॉक से नहीं है, मतलब ये आपका f ब्लॉक से है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि 4f ऑफ द ऑर्बिटल आर फिलेड, मतलब वो फिलड है, तो ये आपका डी ब्लॉक से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में बोला इन विच 5f ऑफ द ऑर्बिटल्स आर फिलेड, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि if यहाँ पे हो रहा है तो ये आपका कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, f ब्लॉक में। और थर्ड है इन विच 4f एंड 5f ऑफ द ऑर्बिटल्स आर फिलेड, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका f ब्लॉक में ही जाएगा। और लास्ट है ऑफ द ग्रुप 3 to 12 इन विच द d ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिलेड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड। तो ये आपको पता ही होगा कि 3 to 12 होता है जो आपका डी ब्लॉक होता है, और इन विच 4 लॉन्ग पीरियड्स, जो कि आपके ऐसे लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, तो ये आपका डी ब्लॉक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए चाइल्ड इज ए वीक इन मैथमेटिक्स, व्हाट वुड अ टीचर डू। एक चाइल्ड है जो मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। टेल द चाइल्ड टू सिट विथ इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड लर्न फ्रॉम देम। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसको मतलब तेज बच्चों के साथ बैठना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। सजेस्ट ट्यूशन क्लासेस फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। डिस्कस इट विथ प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स, ये तो बाद की बात है। और लास्ट है डिस्कस विद चाइल्ड टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी एंड देन वर्क विद द चाइल्ड टू ओवरकम द डिफिकल्टी। ये एकदम राइट है कि पहले उनको फाइंड करना चाहिए टीचर को कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, कि उससे टीचर जो भी है मैथमेटिक्स में वो वीक है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो पहले फाइंड करना, तभी वो कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द इशू ऑफ एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय। ये किसने एक्सप्लेन किया था, तो ये आपको एक्सप्लेन किया था यशपाल कमेटी ने। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पे जो भी पेयर दे रखे हैं ये थ्योरी है, जैसे लेवरेंस कोहलबर्ग हैं, इनकी जो थ्योरी है वो मोरल डेवलपमेंट है या नहीं, ये आपको बताना है कि ये करेक्ट जो भी पेयर दे रखे हैं सही है या नहीं। मतलब जो भी यहाँ पे है उनकी यहाँ पे थ्योरी दे रखी है, आपको बताना है कि ये उनकी थ्योरी सही है या नहीं। तो अगर आपको ये रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको इसको भी लीव करना होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, हाँ ये इनकी थ्योरी थी, तो ये आपका सही है। उसको से बताना है मॉस्को हिरोची ऑफ नीड्स, ये भी सही है, ये भी इनकी थ्योरी थी। थोर्नडाइक थ्योरी एक्स एंड वाई, ये इनकी थ्योरी नहीं थी। और सिग्नल प्रोग्रामेड लर्निंग, ये भी इनकी थ्योरी थी। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है कि आपको बताना है कि फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, तो कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंट फॉर्म। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी है दे रखा है नौटंकी, जात्रा, स्वांग और मणिपुरी, ये कौन कौन से फॉर्म है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं जो नौटंकी है ये एक ट्रेडिशनल फोक है, ट्रेडिशनल फोक थिएटर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश में ये नौटंकी होती है, ये एक फोल्क है, ठीक है। यात्रा की बात करें, ए फोल्क थिएटर फ्रॉम बंगाल एंड उड़ीसा, ये भी एक फोल्क डांस है जो कि बंगाल एंड उड़ीसा में होता है। वैसे ही अगर स्वांग की बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोक ड्रामा पॉपुलर इन हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये भी फोक है। अब लास्ट है जो मणिपुरी, नॉट ए फोक थिएटर, ये एक फोक नहीं है बट अ क्लासिकल डांस है, ये इन तीनों से है डिफरेंट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आपका राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑफ डेकानी पेंटिंग योगिनी इज अबाउट वन हु बिलीव्स इन। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा योगा। वो किस में बिलीव करते हैं, योगा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए टीचर इज टीचिंग ग्रामर व्हाट शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टीचिंग। अगर कोई टीचर ग्रामर पढ़ा रहा है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो चलिए जो भी यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं उसके क्या एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोग्निटिव की, इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। अगर कोई बच्चा अगर ग्रामर पढ़ रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए,
तो अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड ग्रामर, मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो ग्रामर वगैरह के जो भी रूल्स हैं और कंसेप्ट है वो उसको सीख रहा है, तो ये सही है। स्किल की बात करें तो डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली, वो स्किल भी सीख रहा है कि कैसे बोलना है, कैसे स्पीक करना है। नॉलेज एंड एप्लीकेशन की बात करें, लर्निंग ग्रामर रूल्स एंड अप्लाइंग देम इन कम्युनिकेशन, वो नॉलेज सीख रहा है कि कैसे वो अपने जो भी कम्युनिकेशन में वो ट्रांसफर कर सकता है, जो भी ग्रामर वो सीख रहा है। और फोर्थ है सोशलिज्म, तो सोशलिज्म ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आपका क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टीचिंग, मतलब ग्रामर पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड मैथमेटिक्स टीचर व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कवरी लर्निंग, हाँ ये सही होना चाहिए कि उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो कोई डिस्कवर करे, लर्निंग का नया तरीका मेथड वो डिस्कवर करे। उसका से बात करें टू रिलेट मैथमेटिक कंसेप्ट टू डेली लाइफ, हाँ वो उनको अपना जो भी मैथमेटिक कंसेप्ट है उनको डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए, वो अपने अच्छे तरीके से और सीख पाए। सी की बात करें टू सपोर्ट इन सॉल्विंग ऑल द टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम, ये सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको वो अपने से करेंगे तो फाइंड करेंगे कि उनको कहाँ पे क्या दिक्कत होती है, बस उन्हीं को वहीं पे मदद करना चाहिए। तो सारे जो भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में वो सारे में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी की बात करें टू हेल्प स्टूडेंट इन लर्निंग सोशल स्किल, तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ उनको डेवलप करना चाहिए, तो ये आपका सही होगा। तो आपकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, तो आपका कौन कौन सा है, ए, बी और ई, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, यहाँ पे आपको कुछ बुक्स दे रखे हैं और उनके ऑथर दे रखे हैं, आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये क्या इनका है, ऑथर जवाहरलाल नेहरू। उसका से वेक ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, इनके ऑथर हैं एनी बेसेंट, तो आपका एक बी का फोर। हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, सी का फर्स्ट, तो आपका हो जाएगा सुधा मूर्ति। उसको से डी की बात करें तो इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैपन इफ द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार आर टाइटन, जो भी सितार में स्ट्रिंग होता है उसको अगर आप टाइट करते हैं तो क्या होगा, उसका जो भी टेंशन है वो टेंशन इंक्रीज हो रहा है, तो टेंशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वो उसके अफेक्ट करता है सिर्फ पीच पे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली द पिच ऑफ साउंड विल चेंज, अगर आप सितार का जो भी उसका स्ट्रिंग है उसको टाइट करते हैं तो उसमें टेंशन इंक्रीज होता है जिससे सिर्फ उसके पिच पे वो चेंज करता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये रहा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड शिफ्ट 1 का जो भी क्वेश्चन थे सारे हमने डिस्कस कर लिए, अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।